जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम पंचायत। आप सभी का एग्ज़ाम पंचायत में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी भारतीय संवैधानिक विकास के अंतर्गत कुछ पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले क्लास में 1909 का भारत शासन अधिनियम 1909 और फिर 1919 का अधिनियम पढ़ा। आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ेंगे। आज केवल 1935 ही पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। और ये थोड़ा सा लंबा क्लास होगी, लेकिन बढ़िया क्लास होगी। आप लोग बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ेंगे, केवल 1935 पढ़ेंगे। तो यदि आपके पास किसी प्रकार का क्वेश्चन है, चाहे समस्या है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम पंचायत, आप वहां जाकर चैनल से जुड़ सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो आप वहाँ हमसे मैसेज के थ्रू या ग्रुप में मैसेज कर आप डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 शुरू करते हैं और इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 कैसे आया, क्या क्या हुआ इसके अंदर, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1919 के अधिनियम में एक कहा गया था, 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि यदि जो सरकार बनी है, जो भी प्रांतीय सरकार बनी है, उसके कार्यों एवं विकासों की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग की गठन की जाएगी और उनके विकास और कार्यों की समीक्षा की जाएगी। तो लेकिन कुछ कारणों से वो जो 1931 में होनी चाहिए थी वो पहले ही हो जाती है। इसका प्रमुख कारण यह थे कि द्वैध शासन की असफलता, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यह हुआ कि भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। और तीसरा प्रमुख पॉइंट यह है कि 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था। इन सब कारणों को मद्देनजर रखते हुए यह आयोग आती है, जिसे हम लोग साइमन आयोग भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स, इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। जो भी प्रांतीय सरकार थी उनके कार्य विकास की समीक्षा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही आयोग की गठन हो जाती है। तो गठन होने का कारण क्या था, आयोग के गठन होने का कारण क्या था? तो पहला कारण यह था कि द्वैध शासन की असफलता, द्वैध शासन की असफलता। दूसरा कारण यह था भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग, और तीसरा पॉइंट यह है कि 1929 की ब्रिटिश चुनाव। इन सब कारणों से जो आयोग 1931 में आनी चाहिए थी या बननी चाहिए थी, वो अब पहले ही बन गया। तो कौन सा आयोग था, क्या था, आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो 1927 में एक आयोग का गठन होता है इसकी समीक्षा के लिए। 1927 में एक आयोग का गठन होता है जिसे हम लोग
साइमन कमीशन या साइमन आयोग कहते हैं, जो भारत आएगी और भारत में होने वाले कार्यों विकासों की समीक्षा करी, और वो समीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट वो ब्रिटिश संसद में पेश करेगी, जिसके आधार पे 1935 का जो अधिनियम बनने वाला था वो उस पर कार्य होता। तो आयोग आती है, तो इनका नेतृत्व कौन करते हैं? तो साइमन करते हैं और इनमें 7 अन्य सदस्य थे। अन्य सदस्य का मतलब इन सदस्य में सारे ब्रिटिश नागरिक थे, भारतीय एक भी नहीं थे। इसमें सारे ब्रिटिश नागरिक थे, सारे ब्रिटिश अधिकारी थे और भारतीय एक भी नहीं थे। तो स्वाभाविक है, भारतीय नहीं थे तो स्वाभाविक है यदि भारतीयों की उपेक्षा की जाएगी तो अंदर कुछ गुस्सा आएगा कि इतना करने के बाद भी हमें दरकिनार किया जा रहा है। तो इन कारणों से भारतीयों में गुस्सा की लहर दौड़ उठा और उन्होंने तय किया कि इस साइमन कमीशन का विरोध किया जाए। तो विरोध कैसे होगा? ऐसे थोड़ी विरोध हो जाएगा। तो 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में यह निर्णय लिया जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था मद्रास अधिवेशन का? तो एमएस अंसारी से आते हैं, अंसारी साहब ने की। और इसमें निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाए। तो विरोध भी होगा और कुछ लोग समर्थन भी करेंगे। तो भारतीय कुछ पार्टी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसमें मुस्लिम लीग भी थी। मुस्लिम लीग भी साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी। लेकिन कुछ पार्टियां थी जैसे जस्टिस पार्टी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो अंबेडकर साहब के थे वो लोग, और दूसरा मजदूर पार्टी, वो लोग समर्थन कर रहे थे, साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग में मुस्लिम लीग में भी 2 फुट हो जाती है। तो मुस्लिम लीग उसमें भी जहां जिन्ना साहब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, वही मोहम्मद रफ़ी साहब साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे। साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे। तो ये होगी इतनी बात। आप लोग इसे नोट कीजिए, जल्दी आप लोग नोट कीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1935 कैसे आता है। तो पहले 1919 के अधिनियम में 10 वर्षों के पश्चात समीक्षा की प्रावधान था, जिसके तहत कहा गया था कि 10 वर्ष बाद जो प्रांतीय सरकार द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन कुछ कारणों से वो पहले हो गई। वो कारण क्या थे? तो द्वैत शासन की असफलता, भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग और 1929 का ब्रिटिश चुनाव। इसके तहत जो एक आयोग का गठन होता है जिसे साइमन आयोग या कमीशन कहते हैं, जिसके अध्यक्ष साइमन थे और 7 अन्य सदस्य थे। इनमें भारतीयों की उपेक्षा की जाती है, जिसके कारण भारत के कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन में यह डिसीजन लिया जाता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तो इसमें एक और पॉइंट है कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो यह सुझाव किसने दिया था? भारतीय नहीं, इसका सुझाव किसने दिया था? तो इसका सुझाव इरविन महोदय ने दिया था। इरविन महोदय ने दिया था और कहा था कि भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया जाए। यदि शामिल कीजिएगा
तो वो अधिक से अधिक अपने अधिकार के लिए बोलेंगे। तो इससे अच्छा कि आप भारतीय को शामिल ना कीजिए। तो इसके तहत अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे साइमन कमीशन का विरोध पास हो जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध करना है। इसके तहत जब साइमन कमीशन भारत आती है तो पंजाब लाहौर क्षेत्र में का जिम्मेदारी लाला लाजपत राय संभालते हैं। उन्होंने वहाँ खूब धूम मचाते हैं, साइमन कमीशन का पूरा बहिष्कार करते हैं। और वही यूपी में, जिसको हम संयुक्त प्रांत कहते हैं, वहाँ का दायित्व जीबी पंत साहब को मिला और पंडित नेहरू ने वहाँ विरोध किया। और बिहार में एन सिंह ने साइमन कमीशन का पूर्ण विरोध किया। तो ये सब हो गई। तो जब ये सब हुई तो एक थे भारत सचिव बर्केनहेड थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग बहुत कूद रहे हो, तो क्या तुम भारत बना सकते हो, संविधान बना सकते हो क्या? तुम लोग में काबिलियत संविधान बनाने की है नहीं। तो बर्केनहेड ने कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए, बनाइए अपना एक संवैधानिक मसौदा बनाइए। तो हमारे मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम का गठन होता है और संवैधानिक मसौदा तैयार किया जाता है। और उन मसौदे में क्या था, जैसे कि उसमें था कि सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त करना मौलिक अधिकार था, और क्या कि देशी रियासत को केंद्र में शामिल करने का प्रावधान था, संघीय न्यायालय की स्थापना की मांग की गई, और इसी प्रकार ये मांग रखी गई। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे के बात। तो यहाँ पे विरोध हो जाता है। तब एक थे भारत सचिव, उसमें पूछा जाए कि भारत सचिव कौन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एक थे भारत सचिव बर्केनहेड। उन्होंने भारतीयों को संवैधानिक मसौदा तैयार करने के लिए कहा। तो संवैधानिक मसौदा तैयार करने के लिए कहा। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति का गठन होता है, जिसे नेहरू समिति कहते हैं, और इन नेहरू समिति में 10 सदस्य को शामिल किया गया। तो ये नेहरू समिति के बारे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल्स पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़कर। सारे नेहरू समिति की जितनी बातें थी वहाँ पे इनका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। एक एक पॉइंट को हम आपको समझाएंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर हम आपको समझाएंगे सारे चीज़ तो पूरा गोबर हो जाएगा, कुछ आप समझ नहीं पाइएगा। तो बस उतना ही मैं बता रहा हूँ जितना कि वो इस मतलब आगे समझने के दृष्टिकोण से आपके लिए सही है। तो यहाँ पे नेहरू समिति का गठन हो जाता है, जिसमें 10 सदस्य थे। तो आप लोग इसको इधर नोट कीजिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बर्केनहेड ने वो मसौदा तैयार करने के लिए कहा, तो पंडित नेहरू ने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए एक समिति का गठन किया, जिसे नेहरू समिति कहते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ था, क्या क्या चीज़ नहीं था, नेहरू समिति में किस मुख्य बिंदु पर मांग किया गया, ये हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब तो सबसे पहला पॉइंट है औपनिवेशिक स्वराज्य। पहला है औपनिवेशिक स्वराज्य। औपनिवेशिक स्वराज कहने का मतलब है कि मतलब कि अधिकार तो रहेगा ब्रिटिश का, लेकिन
वो अपने भारत में कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र रहेंगे, उन पर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं दी जाएगी। तो पहला औपनिवेशिक स्वराज की मांग की। दूसरा पॉइंट हो गया इसमें कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की मांग किया गया। यह हो गया। तीसरा पॉइंट यह था कि मौलिक अधिकार की मांग किया गया। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं संविधान में मौलिक अधिकार, वही मौलिक अधिकार का मांग किया गया। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ पॉइंट ही बता रहे हैं, जैसे नेहरू समिति के बारे में बताने, बस नेहरू समिति क्या है, यदि हम यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दें। और मौलिक अधिकार मतलब जो जरूरी है जीने के लिए, वैसा अधिकार जो जीने के लिए जरूरी है, उस अधिकार की मांग की गई। यदि मौलिक अधिकार पढ़ाना स्टार्ट करें तो पता चलेगा कि 1935 का अधिनियम भी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार कहाँ से दिया गया, कहाँ से मतलब लाया गया है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, सारे आर्टिकल, सब आर्टिकल सारे हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार की मांग किया गया। चौथा पॉइंट इसमें हो जाएगा, इसमें चौथा पॉइंट यह होगा कि देसी रियासत को केंद्र में शामिल करने का मांग किया गया। केंद्र में शामिल करने का मांग किया गया। इसका कहने का मतलब यह है कि देसी रियासत मतलब भारत में 11 प्रांत, 6 कमिश्नरी और देसी रियासत हुआ करती थी। तो देसी रियासत में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी और वे केंद्र के अंदर शामिल नहीं थे। तो भारतीय कांग्रेस के लोगों द्वारा यह मांग किया गया कि देसी रियासत को भी अब केंद्र में शामिल किया जाए। ये हो गई चौथा हो गई। पहला औपनिवेशिक स्वराज्य हो गए, दूसरा संघीय न्यायालय की स्थापना हो गए, तीसरा मौलिक अधिकार की मांग हो गए, देसी रियासत को केंद्र में शामिल करने की मांग हो गए, और एक प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब यह हुआ कि प्रांत को स्वतंत्र कर दिया जाए, वो अपने विधिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, वो अपने विधि निर्माण में किसी प्रकार के केंद्र का हस्तक्षेप न हो। तो वो हो गई प्रांतीय स्वायत्तता। और छठा हो गया सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की समाप्ति। जैसा कि हम लोगों ने देखा है 1909 में सांप्रदायिक आधार पे निर्वाचन का प्रावधान किया गया, फिर उसको बढ़ाकर सिख हो गए, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए और पंजाबियों के सिखों के लिए बढ़ा दिया गया था। और उसी तरह उसी चीज़ को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की समाप्ति की मांग की, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि इसको और विस्तार कर दिया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे नेहरू रिपोर्ट के, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए। अभी तक अब आते हैं आगे। जब नेहरू समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया तो भाई जिन्ना साहब भी पीछे क्यों रहेंगे, क्योंकि वो नेहरू के तो हमेशा पीछे लगे रहते थे, तो जिन्ना साहब भी पीछे नहीं रहे। जिन्ना साहब ने भी 1929 में 14 सूत्रीय मांग ब्रिटिश संसद के पास रखा। किसने रखा था? तो जिन्ना साहब ने। आप देखिएगा ना, जिन्ना नेहरू सब जगह मिलेंगे। नेहरू साहब जो करेंगे तो जिन्ना उसका विरोध करेंगे, जिन्ना करेंगे तो नेहरू साहब विरोध करेंगे। ये सारे जगह यह टॉम एंड जेरी वाला लड़ाई आपको दिखने को मिलेगा।
तो 14 सूत्रीय मांग रख लेते हैं, वो ब्रिटिश संसद के पास रखते हैं, जिन्ना साहब रखते हैं। तो इस आधार पे, क्योंकि यहाँ पे एक क्या कि एक मत नहीं थे, तो उस एक मत होने के लिए ना तो ब्रिटिश में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो क्रमशः 1930, 31 और 32 में हुआ, जिसमें भारतीयों को अपनी बात रखने के लिए गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया, लेकिन वहाँ पर भी बात नहीं बना। और 1933 में और 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से संवैधानिक मसौदा तैयार किया गया, जिसकी विवेचना हेतु लिथनगो समिति बनाया जाता है कि यह इस पे जो संवैधानिक मसौदा तैयार होगा वो उसकी समीक्षा के लिए ये लॉर्ड लिथनगो समिति का बनाया गया। और 1935 में ब्रिटिश सम्राट महारानी द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है और भारत शासन अधिनियम 1935 अस्तित्व में आता है। मतलब भारत शासन अधिनियम भारत में प्रभावी कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए इन कितने चीज़ों को पढ़ना पड़ा, नेहरू रिपोर्ट को पढ़ना पड़ा, इन सब चीज़ों कारणों को कारण पढ़ना पड़ा। लेकिन आप अक्सर देखते होइएगा कि जो अलग जो टीचर हैं बस भारत शासन अधिनियम लिख के जो प्रमुख बातें लिखा, यदि आप इन बातों को अच्छे से समझ जाइएगा तो इन चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। मेरा मेन इतना बताने का उद्देश्य यह था कि आप इजी तरीका से भारत शासन अधिनियम 1935 को आप लोग समझ जाइए। तो आप उधर नोट कीजिए तब तक। तो 1933 में श्वेत पत्र बनता है संवैधानिक मसौदा तैयार करने के लिए, और जिनके लॉर्ड लिथनगो के अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण होता है जो इस पर विवेचना करेगी, और भारत शासन अधिनियम 1935 बन के तैयार होता है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान थे, उसमें क्या क्या चीज़ थी, भारत शासन अधिनियम में क्या क्या चीज़ थे, जिसे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। टफ लैंग्वेज में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जिसमें पहला प्रावधान है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ का स्थापना कहने का मतलब है कि अखिल भारतीय मतलब पूरा भारत को एक केंद्रीकृत मतलब एक सूत्र में बांधने का प्रावधान इसमें किया गया था, जिसके अंतर्गत 11 प्रांत 6 कमिश्नरी और देसी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान इसमें किया गया था। प्रावधान तो किया गया था, लेकिन इसमें एक चीज़ यह था कि 11 प्रांत और 6 कमिश्नरी को कंपलसरी था कि वो उसके अंदर ही रहना है, मतलब ब्रिटिश शासन में ही मिलना है, अंदर रहना है, और बाकी देसी रियासत को स्वेच्छा पे छोड़ दिए गए कि आप ब्रिटिश क्राउन के अंदर काम आइएगा या नहीं आइएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यदि किसी को स्वेच्छा पे छोड़ देगा तो कोई
यदि आपका राज्य है, यदि आपको कोई बोलेगा ठीक है आपकी इच्छा है तो आप हमें मिलिए, नहीं तो नहीं मिलिए, कोई भी स्वतंत्रता चाहता है तो देखिएगा कि इसमें देशी रियासत नहीं मिलेंगे, जिसके कारण अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो सपना था 1935 के अधिनियम में वह अधूरा हो जाता है। तो देखते हैं दूसरा पॉइंट यह है कि केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। हम लोगों ने 1919 के अधिनियम में पढ़ा था कि केंद्र में द्वैध शासन पढ़ा था, तो वो सिस्टम कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो विषय थे, जो प्रांतीय विषय थे, हस्तांतरित विषय थे, वो अब केंद्र के अधीन हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट है प्रांतीय स्वायत्तता शासन की स्थापना। प्रांतीय स्वायत्त शासन की स्थापना कहने का मतलब कि अब कोई भी अब वो केंद्र के अधीन नहीं रहेगा, कोई भी प्रांत केंद्र के अधीन नहीं रहेगा, वो अपना कानून अब खुद बनाएगा, वो अपना प्रशासन अब खुद करेगा। और इसके लिए मतलब विधि बनाने के लिए ना उसे बहुत अधिकार दे दिया गया, अब वो मतलब केंद्र से पूरी तरह स्वतंत्र था। तो विधि निर्माण का अनन्य अधिकार दे दिया गया। अब ये हो गया। चौथा पॉइंट है कि शक्तियों का विभाजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शक्तियों का विभाजन हम लोगों ने पहले पढ़ा कि केंद्र और प्रांत के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था, लेकिन अब केंद्र और प्रांत के बीच में तीन प्रकार का शक्ति विभाजन किया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का है। तो उसी प्रकार वो कॉन्सेप्ट कहीं जो वो कॉन्सेप्ट आया है हमारे भारतीय संविधान में, कहीं ना कहीं यही मूल बिंदु है। तो कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया। संघ सूची, प्रांतीय सूची और तीसरा समवर्ती सूची। 3 हो गए, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल 59 विषय थे, वही प्रांतीय विषय में कुल 54 विषय थे, और वही समवर्ती सूची में कुल 36 विषय थे। तो हम लोगों ने पढ़ा अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया, फिर प्रांतीय स्वायत्त शासन की स्थापना किया गया, शक्तियों का विभाजन हुआ। आधार क्या था? आधार ये 3 आधार दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बाकी जो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास, वायसराय को दे दिया गया। अभी आप लोग फिलहाल इसे बस यह जान ले कि 3 होते हैं, बाकी यदि मैं यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो सारे गोबर हो जाएंगे। और यही कारण है कि कुछ बच्चे जब पढ़ते हैं तो सारे तथ्यों को एक बार जानने की प्रयास करते हैं।
जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाता है, और सारी चीज़ मिल जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अवशिष्ट शक्तियाँ के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे आगे। तो अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय के पास आ गया। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ है। इस अधिनियम के तहत मुद्रा एवं साख के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। मुद्रा एवं साख के लिए भारतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आगे इसमें है कि 1935 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, और साथ ही 1935 में ही दो नए प्रांत का निर्माण होता है। एक उड़ीसा और दूसरा सिंध प्रांत का निर्माण होता है। इस अधिनियम में एक चीज और था कि मताधिकार का अधिकार बढ़ाकर 10% कर दिया गया। वही सांप्रदायिकता का विकास और विस्तार कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया, जिसके तहत महिला, दलित एवं मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान कर दिया गया। तो हम लोगों ने पढ़ा मुद्रा एवं साख के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। फिर 1935 में वर्मा को, काफी इंपॉर्टेंट है, वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। दो नए प्रांत का निर्माण होता है, उड़ीसा और सिंध। मताधिकार को बढ़ाकर 10% कर दिया जाता, मतलब 10% भारतीय मताधिकार कर सकते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करके महिला, दलित और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान कर दिया गया। ये हो गया इतना। और एक पॉइंट ये भी है, तो आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है, और द्वैत शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन और प्रांत में स्वशासन होता है। प्रांतीय स्वायत्ता शासन की स्थापना होती है। विधि निर्माण का अधिकार, अन्य अधिकार दे दिया जाता है। शक्तियों का विभाजन हो जाता है, संघ वो बन जाते हैं संघ सूची, प्रांतीय सूची, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, जिसके तहत 59 विषय होते हैं संघ सूची में, 59 विषय, 54 विषय होते हैं प्रांतीय विषय में, और 36 विषय होते हैं समवर्ती सूची में। और अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी जाती है। आप लोग इसे नोट कर ले पहले। अब आगे पढ़ते हैं। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है।
जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य जो पहले न्यायाधीश बनेंगे उनका नाम मैरिस गेवियर, और 6 जो न्यायाधीश थे उनमें से 2 न्यायाधीश भारतीय थे। 2 भारतीय न्यायाधीश थे। तो 2 भारतीय न्यायाधीश में कौन कौन थे? तो एक हो जाएंगे MS सुल्तान और MN जैकोब, ये 2 हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गेवियर होते हैं। 6 अन्य न्यायाधीश जिनमें 2 भारतीय थे, जिनमें से एक MR जैकब और दूसरा MS सुल्तान होते हैं। सॉरी, MR हो गया यहाँ पे, MR जैकब और MS सुल्तान होते हैं। MS सुल्तान होते हैं। 11 प्रांतों में एक पॉइंट और है कि जो 11 प्रांतीय सरकार थी, जो 11 प्रांत, जिसमें से बम्बई, दूसरा मध्य प्रांत जिसे हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं, वर्तमान का मध्य प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं, संयुक्त प्रांत, पांचवा बिहार और छठा असम। मैंने बोला कि 11 प्रांतों में बम्बई, मध्य प्रदेश लिखा गया, मध्य प्रांत होगा यहाँ पे, एक्चुअली में यहाँ पे मध्य प्रांत होगा, और वर्तमान में हम लोग उसे मध्य प्रदेश कहते हैं। तो ये हो गई बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम। इनमें द्विसदनीय व्यवस्था थी। इन सबों में द्विसदनीय व्यवस्था थी, और बाकी प्रांतों में केवल एक सदन थे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग ने पढ़ा कि दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 6 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश मैरिस गेवियर साहब हो गए, और 6 अन्य न्यायाधीश में से 2 भारतीय थे, जिसमें से एक MR जैकब हो गए, MS सुल्तान हो गए, और 11 प्रांत थे, जिसमें से 6 को द्विसदनीय कर दिया गया, व्यवस्था कर दिया गया, और बाकी को एक सदनीय व्यवस्था ही चला। तो ये हो गए आपके लगभग 1935 के अधिनियम हो गए। हाँ, एक और चीज में छूट गई है, इसमें एक और चीज छूट गई है कि जो भारत सचिव का जो पद था, जो भारत सचिव की पद की समाप्ति कर दी जाती है। भारत सचिव पद की समाप्ति कर दी जाती है। तो आप लोग से एक प्रश्न है, आप लोग कितने पढ़ते हैं
तो अंतिम भारत सचिव का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतिम भारत सचिव कौन थे, कौन थे। तो ये लोग आप लोगों को कमेंट में बताना है, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपका नाम, जो सही आंसर देंगे मैं उनका नाम अपने वीडियो में लूँगा। तो आप लोग इसे नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे मतलब इसका, और एक और व्यवस्था थी इसमें कि इसके तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव होगा, प्रांतीय चुनाव। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रांतीय चुनाव, देखते हैं कितना हम लोग पढ़ेंगे। उसमें छः प्रांतों में कांग्रेस की सरकार होती है, जैसे मद्रास में सी राजगोपालाचारी, बॉम्बे में BN खरे। इस तरह जो हम लोग सारे चीफ मिनिस्टर तो अब बोलते हैं, लेकिन उसे हम लोग प्रधानमंत्री बोलते थे प्रांत के। तो हम लोग एक एक करके हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे 1937 का प्रांतीय चुनाव। हम लोग देखेंगे कि कौन कहाँ से क्या बनते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। (1937) का प्रांतीय चुनाव, लगभग आप लोग का लगभग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया है। अब स्टार्ट होती है मेन टॉपिक, और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी करते रहिएगा, जिससे वो याद होता रहेगा। और बाकी जो भी प्रॉब्लम होंगे, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का बता ही दिया है, एग्जाम पंचायत। आप वो टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, और मेरे नीचे दिया हुआ है लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं। (1937) का इस कुछ खास नहीं है, 10 मिनट का और है क्लास। प्रांतीय चुनाव। तो जैसा कि 1935 में कहा गया था कि चुनाव का प्रावधान था कि करके, और एक प्रांतीय मतलब कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, पूर्ण रूपेण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। इसके तहत फरवरी 1937 में चुनाव होती है। तो एक क्वेश्चन बनता है, कितने प्रांतों में चुनाव होती है? तो 11 प्रांतों में चुनाव होती है। तो वो 11 प्रांत कौन कौन थे? तो पहला बंबई, दूसरा मध्य प्रांत, तीसरा बिहार, चौथा संयुक्त प्रांत, पांचवा उड़ीसा, छठा बंगाल, सातवां असम, आठवां पंजाब, नौवां सिंध, 10वां पंजाब सिंध, 10वां 10th हो जाएगा उत्तर पश्चिम प्रांत, और एक इधर छूट गया मध्य प्रदेश। इधर ही लिख देता हूं 11वां, मद्रास, मध्य प्रदेश नहीं मद्रास। ये आपके हो गए 11। मैंने इधर एक से उड़ीसा, पांच में यहां पे लिख देता हूं मद्रास, और इधर 11 उड़ीसा लिख दो। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि
याद करने में आसानी होगी। और मैं एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप कैसे याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। तो ये बम्बई मध्य संयुक्त प्रांत, हाँ, तो इतने जगहों पे चुनाव होती है, जिसमें से छह प्रांतों में कांग्रेस का सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है। और आपको पता है शायद 1500 कुछ सीट थी, उतनी एग्जैक्ट याद नहीं है, जिसमें से 711 सीट लगभग 711 सीट, शायद 1585 थे, तो शायद 1585 में 711 सीट कांग्रेस जीतती है। और इस चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत हासिल होती है। तो 6 प्रांत क्या थे? तो 6 प्रांत में बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और एक हो जाएंगे बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और एक उड़ीसा। इन 6 पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है और उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं। अब जो वर्तमान के मुख्यमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री बोले जाते हैं। 1950 में प्रधानमंत्री नाम हटा के मुख्यमंत्री किया गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, 1950 में प्रधानमंत्री, राज्य प्रांतों के प्रधानमंत्री का नाम हटाकर मुख्यमंत्री किया। बिहार में थे, आप लोग नोट कर लें, डॉक्टर कृष्ण सिंह। मैं इधर लिख देता हूँ, लिखने में आसानी होगी, तो मैं इधर लिख दूंगा। तो आप लोग नोट कीजिए, बम्बई में थे बीडी खड़े थे, बम्बई में बीडी खड़े थे। मध्य प्रांत में एनबी खड़े साहब थे। बिहार में कृष्ण सिंह थे, डॉक्टर श्री कृष्ण जी थे। संयुक्त प्रांत में जीबी पंत साहब थे। मद्रास में थे शायद राजगोपालाचारी, हाँ राजगोपालाचारी ही थे, राजगोपालाचारी थे क्या? हो गया बीडी खड़े, एनबी खड़े, कृषि जीवी पंत, और हो गया बीडी खड़े, एनबी खड़े, हो गए, हाँ राजगोपालाचारी ही थे शायद, हाँ राजगोपालाचारी ही थे। कंफर्म बोल रहा हूँ। और उड़ीसा में बीएन दास, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखने का तरीका क्या, कैसे याद रखिएगा? देखिए, पहले आपको ये एकदम सीरियल याद रखना होगा। पहले थे बीडी खड़े, तो बी आ गया यहाँ पे, तो हो गया बी आ गया, तो एनबी खड़े। और उड़ीसा के याद रखने के लिए फिर इसको आप पलट दो, जो एनबी है इसको बीएन कर दो, तो बीएन दास, ये हो गए। तो स्टार्ट, बम्बई में बीडी खड़े हो जाएंगे, मध्य प्रांत में एनबी खड़े हो जाएंगे, मद्रास में राजगोपालाचारी हो जाएंगे, बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण हो जाएंगे, संयुक्त प्रांत में पंडित जीवी पंत हो जाएंगे, और बंगाल में फजलुक हक सरकार बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है। ये कौन थे? ये मुस्लिम लीग प्लस कृषक प्रजा पार्टी दोनों मिलकर बंगाल में सरकार बनाते हैं।
तो ये हो गया। अब आसाम में थे तो सादुल्ला ने अपना सरकार बनाया, वो मिलीजुली सरकार थी और ये उतने पूछे नहीं जाते, इसलिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि पंजाब में सिकंदर हयात खान थे, और ये दोनों तो कभी आज तक पूछा नहीं एग्जाम में और ना पूछेगा। पंजाब में सिकंदर हयात खान, ये हो गया। सिंध में ये सारे मिलजुली सरकार थी, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन ये, लेकिन ये आपके ये 3 4 5 6 जो कांग्रेस से रिलेटेड है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा मतलब उनकी मुख्यमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ दिया जाता है कि बम्बई के प्रधानमंत्री कौन है, और यही सब पूछ दिया जाता है। तो अब लगभग लास्ट ही है, एक पॉइंट और बच गया है। लगभग 28 महीना ये सरकार चलती है, 28 महीना सरकार चलती है, और 28 महीना बाद कुछ मांगों को लेकर ब्रिटिश और कांग्रेस में मतभेद हो जाती है, जिसके कारण कांग्रेस के सारे जितने जगह पे उनकी सरकार बनी रहती है, सारे त्याग पत्र दे देते हैं, जिसके कारण सारे जगह के जो सरकार थी गिर जाती है, त्यागपत्र देने का सारे सरकार गिर जाती है और अपने हक के लिए वो लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये होते हैं 39 में, 1939 में। और जब कांग्रेस, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में टॉम एंड जेरी वाला लड़ाई था, ये लोग यदि कांग्रेस करता तो मुस्लिम लीग विरोध यदि करता तो ये सभी कांग्रेस विरोध करते थे। तो जब त्यागपत्र दिए तो 1939 में शायद 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि कांग्रेस सारी जगह से अपना त्यागपत्र दे दी रहती है। इस कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मुक्ति दिवस ये काफी इंपॉर्टेंट है। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। और मुक्ति दिवस मनाने में सहयोग किसने दिया था? तो मुक्ति दिवस मनाने में सहयोग दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया तो मुक्ति दिवस में मनाने में सहयोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा ये पूछने की चांस ज़्यादा है कि मुक्ति दिवस जब मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जा रहा था कांग्रेस के त्यागपत्र देने पर, अपने मांगों को लेकर जब कांग्रेस त्यागपत्र देती है तो जब मुक्ति दिवस मनाया जाता है तो सहयोग किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुक्ति दिवस मनाने में सहयोग दिया। तो ये हो गए आपके 37 के चुनाव से लेकर कुछ प्रमुख बिंदु हो गए। और आगे हम लोग पढ़ेंगे अब भारत शासन, मतलब अब लगभग मेन पॉइंट सारे खत्म हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा लेट लगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। यदि मैंने इसे धीरे धीरे पढ़ाया, कहीं इसके पीछे कारण था कि आप लोग अधिक से अधिक इस टॉपिक को समझिए। और यदि आप यह टॉपिक समझ जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि आगे चैप्टर ख़त्म करने में मुझे ख़त्म नहीं करना है, अच्छे से डिटेल्स में आप लोग और अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। तो आप लोग इसे और पहले की जो क्लास थी आप लोग उसे रिवीजन करते रहिएगा। और यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल आपको पता है,
एग्जाम पंचायत नाम से टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आएगी। एक पीला कलर जो सिंबल है एग्जाम पंचायत का, पीला कलर का एक लोगो मिलेगा, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है एग्जाम पंचायत, ग्रुप का नाम है। वहाँ जाकर आप अपना क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो आप वहाँ डाल सकते हैं और बच्चों से भी सवाल क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे हैं, आप वहाँ उसको जाकर यूटिलाइज कीजिए। और हाँ दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हम जल्द से इस बोर्ड को हटाकर डिजिटल बोर्ड लाएं, जिससे आप लोगों को पढ़ने में और आसानी हो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं सारे टॉपिक को कवर करूँगा। आप जितने पढ़े हैं आप लोग कंपेयर खुद कीजिएगा कि जितना मैंने बताया कोई दूसरा टीचर बताता है नहीं बताता है। उन्हें बस 2 पॉइंट लिखा, 4 पॉइंट, जैसे मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 बताया, उतना डिटेल्स में कोई नहीं बताता है। बस 2-4 बिंदु जो हैं बता दिए, काम खत्म। और बच्चों को भी वही चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल शॉर्टकट ज़्यादा जाना चाहते हैं, जो उसके लिए हाँ शॉर्टकट तो जाना, लेकिन मान लीजिए कोई क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया, आप को रिलेट करके वो आंसर यदि भूल भी जाते हैं तो स्टोरी के माध्यम से आप चाहे को रिलेट करके आप वो क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि शॉर्टकट पॉइंट में लिखवाना रहता तो यह 2 क्लास काफ़ी थी। जो मैंने अभी 6 से 7 क्लास लिया है, अभी लगभग ये 10 क्लास जाएगी, 10 से 12 क्लास जाएगी, तो 6 से 7 क्लास में ख़त्म हो जाती। तो मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि 2 से 3 क्लास में निपटा दें। मेरा उद्देश्य है कि एक्चुअल में जो जानकारी मिलनी चाहिए बच्चों को वो मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश इसी कारण पिछड़ता जा रहा है। बच्चों को एक्चुअल नॉलेज नहीं मिल पा रही है और सही चीज़ नहीं मिल पा रही है, जिस कारण बच्चे पढ़ते तो सब है लेकिन सक्सेस नहीं कर पाते हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो उस बेरोजगारी के दौर को ख़त्म करने के लिए मैंने यह स्टार्ट किया है। सारे बिंदु का अच्छे से ऑपरेशन करेंगे। यदि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना आप डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी इजी वे में क्लियर होगी। कोई रोके आप और क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। इवन यहाँ तक कि यूपीएससी का भी क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो यही करते हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल एक मिलते हैं, अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे। कल से काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाएगी क्लास, आप लोगों को पढ़ने में मन भी लगेगा। थोड़ा सा बोरिंग था, आगे मन भी लगेगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।